जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी लूसेंट फिजिक्स कंसेप्चुअल क्लास है जिसमें हम फिजिक्स के लूसेंट की बुक के सभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं और कर रहे हैं अभी तक। और आज हमारा चैप्टर नंबर 35 ईएमएफ जो है विद्युत वाहक बल, 36 है किरचॉफ्स लॉ एवं व्हीटस्टोन ब्रिज और 37 है पोटेंशियोमीटर। लूसेंट के 3 चैप्टरों के क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो चैनल पे है सब्सक्राइब नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में कहा है विद्युत वाहक बल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की विमा क्या होगी। देखो भाई EMF क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। W क्या होता है हमारा वर्क की होती है हमारी mL2T-2 Q की होती है AT। तो डायमेंशन आ जाएगी हमारी mL2T-3A-1, ये हमारी डायमेंशन आ गई इसकी, ठीक है। और ऑप्शन क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है हमारा C। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, विभवांतर नापा जाता है भाई वोल्ट में, सभी को पता है, ऑप्शन है D वोल्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की प्रोपोर्शनल होता है। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एनोड और कैथोड, उनके बीच की डिस्टेंस D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन आ गया आपका B, क्योंकि भाई जब बैटरी में जो टर्मिनल होते हैं ना वो जितनी दूर होंगे उतना ही ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि चार्ज उन तक पहुंचने में एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड पहुंचने में ज़्यादा बार एक दूसरे से टकराएंगे और टकरा के क्या करेंगे, अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी लॉस होने की वजह से वहाँ क्या रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए बैटरियों में अब टर्मिनल क्या बहुत पास पास रखे जाते हैं। पहले पुराने ज़माने में दूर दूर होते थे, अब क्या टर्मिनल एक जगह रहते हैं पास पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर भी डिपेंड करता है भाई, पहला ऑप्शन। दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, सांद्रता पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो सांद्रता होती है ना, जो गाढ़ापन होता है, जितना गाढ़ा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, तो इसलिए उसे पतला करके डाइल्यूटेड H2SO4 डाला जाता है, डाइल्यूटेड, ठीक है, डाइल्यूटेड एसिड डाला जाता है, तो सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। और भाई जो इलेक्ट्रोड्स जो डूबे रहते हैं ना उसमें, उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो हम क्या कहेंगे, फोर्थ का D। एरिया पर किस प्रकार डिपेंड करता है, आपने देखा होगा कि घरों में जो बैटरे होते हैं उनका तेजाब क्या नीचे चला जाता है, तो हम कहते हैं भाई इसमें पानी डाल दो। 2 वजह होती है, एक तो वो गाढ़ा हो जाता है, पानी डालने से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। दूसरा, जो इलेक्ट्रोड्स है ना हमारे एनोड और कैथोड जो लगे हुए, वे इलेक्ट्रोड्स जो है वो ज़्यादा डूब जाते हैं पानी में, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उनके डूबने से भी कम हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उनके डूबे हुए एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो डूबे हुए थे ना इलेक्ट्रोड, यानी कि एरिया ज़्यादा डूबा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम डूबेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम क्या कहेंगे, फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। क्वेश्चन नंबर 5, सेल को सीरीज में जोड़ने पर, सीरीज में जोड़ दे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सारे सीरीज में हो जाएंगे, और सीरीज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन आ गया A हमारा, सारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और पैरेलल में क्या होता है भाई, पैरेलल में घटते हैं, समांतर में क्या होता है मेरे भाई, समांतर में पैरेलल में क्या हो जाता है, घट जाते हैं। तो इसलिए 6 का क्या आ जाएगा हमारा B। पैरेलल में अगर हम उन्हें लगाएंगे तो घट जाता है। अब ये कहता है E विद्युत वाहक बल EMF की N सेल को सीरीज में जोड़े तो टोटल EMF क्या होगा, EMF जो होगा NE होगा सीरीज में, सीरीज में क्या होगा, NE होगा, और पैरेलल में E ही रहेगा, पैरेलल में क्या होगा, E ही रहेगा, पैरेलल में चेंज नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर 7वें क्वेश्चन की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा N टाइम्स ऑफ R, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और ये क्या हो जाएगा NR, ठीक है भाई। ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा B।
छठे का भी बी था हमारा, और सातवें का सी था, ये सातवां था, और ये एट्थ का आ गया हमारा बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आर इंटरनल रेजिस्टेंस की सेल जो है पैरेलल में जुड़े तो आर टोटल क्या हो जाता है, पैरेलल में जुड़ने पर वो हो जाता है आर अपॉन एन। पैरेलल में क्या हो जाता है भाई, आर अपॉन एन। ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, मिक्स सीरीज यानी कि पैरेलल और सीरीज दोनों ही क्या हो, लगे हुए हो। पैरेलल और सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए तो करंट जो है ना मैक्सिमम होता है। दोनों इक्वल होने पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो होगा। करंट मैक्सिमम फ्लो होगा। ठीक है भाई, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो 10 का आ जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक सेल का ईएमएफ क्या है हमारा भाई, ई वोल्ट है। ईएमएफ दे दिया ई वोल्ट। अब ये कह रहा है कि लघुपथित कर दिया जाए यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। शॉर्ट सर्किट क्या होगा, इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा। शॉर्ट सर्किट में इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट बढ़ जाता है तो भाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है जीरो। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, जीरो हो जाता है। इनफाइनाइट करंट फ्लो होने के केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ऑप्शन आ जाएगा 11 का आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कि भाई सेल का ईएमएफ ई वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी क्या है, वो भी स्मॉल आर ही है। ठीक है, तो ये कहता है प्रतिरोध जोड़ने पर सेल का टर्मिनल पोटेंशियल वी क्या होगा। भाई वी पूछा है क्या होगा, हमें पता है E इक्वल्स टू होता है V प्लस आई आर। ई इक्वल्स टू क्या होता है, V प्लस आई आर, या V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, मेन चीज़ है यहाँ पर I निकालना। तो I क्या करेंगे हम, I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई हमारा, I इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन आर प्लस आर। भाई सीरीज में है दोनों आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो गया हमारा ई अपॉन 2r। अब ये वैल्यू जो आई की हमारी इसमें पुट कर देते हैं हम। तो v इक्वल्स टू ई माइनस आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ई अपॉन 2r इंटू आर। आर से आर कट गया तो v इक्वल्स टू क्या हो गया भाई हमारा e बाई 2। तो कितना रह जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज रह जाएगा हमारा E बाई 2, और 12 का आ जाएगा C हमारा। 12 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, C। ठीक है, अब ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 35 के क्वेश्चन हुए, और 35 के बाद हम चलते हैं 36 किरचॉफ्स लॉ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे किरचॉफ्स लॉ के। ये लो भाई, पहला क्वेश्चन, किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम किस चीज़ को व्यक्त करता है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ करता है भाई चार्ज कंजर्वेशन को, आवेश के संरक्षण को। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू होता है आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या होता है भाई, टोटल आउटगोइंग करंट होता है किसी भी नोड पर, किसी भी नोड पर। ठीक है, तो जितना चार्ज आया उतना ही चला गया, दैट मीन्स चार्ज क्या हुआ, कंजर्व हुआ। चार्ज क्या हुआ, कंजर्व हुआ, आवेश संरक्षित हुआ। और पहले का ऑप्शन आ गया हमारा ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या करता है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन। सेकंड लॉ क्या होता है, एनर्जी कंजर्व रहती है इसमें।
ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ऑप्शन आएगा सी। कैसे भाई? समेसन ऑफ ई इक्वल्स टू होता है समेसन ऑफ आई आर, यानी कि जितना वर्क डन होता है ना चार्ज को एक जगह से ले जाने में, उतना ही दूसरी तरफ मिल जाता है हमें। वो किस में चेंज हो जाता है? करंट और आई आर की मल्टीप्लाई में। यहाँ ये क्या बोल सकते हैं हम? वी के इक्वल। तो इसका मतलब क्या? यहाँ एनर्जी, जितनी एनर्जी दी जाती है उतनी ही इसमें स्टोर रहती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है, ठीक है। और एनर्जी क्या रहती है इसमें? कंजर्व रहती है। समेसन ऑफ ई यानी कि टोटल ईएमएफ का सम इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल करंट एंड रजिस्ट्रेशंस मल्टीप्लिकेशन। सभी प्रतिरोध और धारा के गुणा के बराबर होती है। तो यहाँ क्या रहता है भाई? एनर्जी कंजर्व रहती है। किरचॉफ का बंद पास का नियम, क्लोज लूप का नियम सेकंड लॉ होता है हमारा। सेकंड लॉ क्या होता है? लूप या पास का नियम, क्लोज लूप या बंद पास का नियम। ये किसके इक्वल होता है? V इक्वल्स टू आई आर के होता है ना। और ये क्या है? ओम्स लॉ है हमारा। V इक्वल्स टू आई आर के होता है, तो ये क्या है हमारा? ओम के नियम के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन आ जाएगा हमारा भाई, पहला ही ऑप्शन आएगा थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हीट स्टोन का उपयोग किया जाता है? सिंपल है, लो एंड हाई रेजिस्टेंस दोनों को मेजर करने में। ऑप्शन आ गया हमारा सी। उच्च और अल्प प्रतिरोध को मापने में ऑप्शन आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, व्हीट स्टोन का उपयोग किया जाता है किसमें? प्रतिरोध नापने में। ऑप्शन आ गया डी। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में किया जाता है। ये कहता है किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? नोड का नियम पहला है ना हमारा, संधि का नियम। ये I1, ये I2, ये I3 आउटगोइंग, I4 आउटगोइंग। तो क्या होता है? समेसन ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। क्यों? टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल आउटगोइंग करंट। तो बीजगणितीय योग यानी कि एल्जेब्रिक सम इक्वल्स टू क्या होता है? 0 होता है। तो फिर हमारा 6th का आ गया भाई हमारा ऑप्शन ए। 6th का ऑप्शन आ गया ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, पोटेंशियोमीटर, जो चैप्टर नंबर हमारा 37 है उस पर। पोटेंशियोमीटर के कुछ क्वेश्चन है, उन्हें देखते हैं। पोटेंशियोमीटर का पहला क्वेश्चन है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है किसके द्वारा? विभवमापी पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ऑप्शन है डी, पोटेंशियोमीटर विभवमापी द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विभवमापी प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप होता है तो धारा का प्रवाह, ये कहता है कि जो गैल्वेनोमीटर है जी, उसमें जो विक्षेप होता है ना, जो डिफ्लेक्शन होता है, ये इस तरह रहता है। यहाँ 0 इधर माइनस इधर प्लस। डिफ्लेक्शन अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है? करंट भी उसमें 0 है। डिफ्लेक्शन अगर 0 है तो करंट भी क्या होगा? उसमें 0 होगा। तो ऑप्शन क्या कहता है आपका? ऑप्शन कहता है बी, कि भाई धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता, इसमें करंट क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, गैल्वेनोमीटर में E1 और E2 दो सेल है जो क्या L1 और L2 पर बैलेंस होते हैं। तो उनका रिलेशन क्या होता है भाई? हमारा E1/E2 इक्वल्स टू होता है L1/L2। E1/E2 इक्वल्स टू क्या होता है? L1/L2 होता है। गैल्वेनोमीटर बैलेंसिंग E1 सेल की किस पे हुई? L1 पे। और E2 सेल किस पर हुई? L2 पे बैलेंस हुई। तो E1/E2 इक्वल्स टू क्या होता है? L1/L2 होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
विभव मापी क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। अगर लंबाई बढ़ा दें तो जाहिर सी बात है अधिक लंबाई पर ही प्राप्त होगा। अधिक लंबाई पर, तो ऑप्शन आ जाएगा 4 का हमारा बी। फोर्थ का क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है भाई। क्वेश्चन आ गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, विभव मापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, लेंथ जितनी अधिक होगी, जो पोटेंशियोमीटर के तार की जो लेंथ होती है वो जितनी अधिक होगी उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। सेंसिटिविटी क्या होगी, सुग्राह्यता उतनी अधिक होगी, उतना ही शुद्ध नापेगा वो, क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए आपने देखा होगा पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल में तार इस तरह लिपटा रहता है, 3-4 फेरे इस तरह से लिपटा रहता है, तार 3-4 फेरे लिपटे रहता है। अगर आपने पोटेंशियोमीटर देखा होगा तो जितनी ज़्यादा लंबाई हम लेंगे वो उतना ही ज़्यादा अच्छा नापेगा, उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी, अच्छी आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये कहता है विभव मापी में उपयोग किए गए तार का, भाई देखो जो वायर यूज होता है वो कैसा यूज होता है पोटेंशियोमीटर में। सबसे पहली बात उसका हाई रेजिस्टिविटी हो, रेजिस्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो, हाई हो, और ताप प्रतिरोध गुणांक अल्फा क्या हो, लो हो। अल्फा क्या होता है, लो होता है। रेजिस्टिविटी हाई हो और अल्फा लो हो, ये दोनों का तार यूज होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा 6 का आ जाएगा सी। 6 का क्या आ जाएगा हमारा, सी। ठीक है भाई। तो इस तरह हमने आज पोटेंशियोमीटर 37 चैप्टर तक हमने आज क्वेश्चन सारे कर लिए। छोटे छोटे से चैप्टर है ये, 37 तक आज सारे कर लिए। कल आगे के चैप्टरों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। बस आपसे यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। और एक बात, एक बच्चे कह रहे हैं कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे चलाओ जो एयरफोर्स में आने वाले हैं, तो उसकी सीरीज़ चलाऊंगा जब ये कंसेप्चुअल की सीरीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये सीरीज़ चलेगी। ठीक है, अभी 2 सीरीज़ चली हुई है, पहले ये 2 सीरीज़ कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।